Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. You all are welcome once again in online classes by Dr. Mohammed Saqib Qureshi. बच्चों कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 में बायोलॉजी को डिफाइन किया, 5 किंगडम सिस्टम्स पढ़े, इसके बाद हमने ब्रांचेस पढ़ी और लास्ट में हमने जर्नल ब्रांचेस पढ़ ली थी। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। आप बड़ी आसानी के साथ उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। आज की वीडियो लेक्चर्स में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के बाद अपने स्क्रीनशॉट्स भेजकर अपनी अटेंडेंस मार्क करवाई थी। अटेंडेंस मार्क करने का तरीका होगा बेटा कि आप जो वीडियो लेक्चर ले रहे हैं साथ साथ आप कॉपी में नोट भी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट्स भी बनते जा रहे हैं आपके, और फिर आप उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं 0333224301 पर अपने नाम और स्कूल के साथ, तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है उस दिन की। आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। व्हाट आर बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली हम कहते हैं कि हमारे पास अगर एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग मौजूद है या एक पूरी यूनिवर्स मौजूद है तो किसी न किसी स्टेप से गुजरकर ये पूरी चीजें बनी और उन्हीं स्टेप्स को हम नाम देते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज। दिस complexity and organization is composed of grading of structures with each level based on below एंड प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन फॉर वन अबव इट। एक के बाद दूसरा स्टेप बनता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर एक पूरी सोसाइटी बनी है तो उसमें पहले कमरे बने, फिर बिल्डिंग्स बनी, फिर अपार्टमेंट्स बने, फिर उससे सोसाइटी बनी, बिल्कुल वैसे ही ह्यूमन बना। तो हम कहते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद होता है सर? एटम, विच इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट। तो हमारी बॉडी में भी सबसे पहले एटम है। एटम किससे मिलकर बने हुए सर? सब एटॉमिक पार्टिकल जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल हैं। जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बना देते हैं? एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब जब मिलते हैं आपस में तो क्या बना देते हैं सर? सेल बना देते हैं। अब हम सेल तक पहुंच चुके हैं। सेल हमारे पास हमारा लाइफ का स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन है। सेल किससे मिलकर बना हुआ है सर? सेल जीन से मिलकर बना है, और जीन का फंक्शनल यूनिट क्या है? डीएनए। ये सारी बातें आपको शॉर्ट के लिए भी याद रखनी है और इसके साथ साथ एमसीक्यूज के लिए आपको ये बात याद रखनी है। इन दीज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप फॉर्म टिश्यूज। सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं सर? टिश्यू बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई? अगर बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में मिले हैं तो वो नर्वस टिश्यू बना रहे हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू बन रहा है, जाइलम टिश्यू बनता है, फ्लोएम टिश्यू बनता है। जो एक गोश्त का रेशा होता है उसे हम टिश्यू का नाम दे रहे हैं। अगर मैं आपको गोश्त की एग्जांपल देता हूं तो उसमें जो एक रेशा बन जाता है वो एक टिश्यू है हमारे पास। जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बना देते हैं। मिसाल के तौर पर अब नर्वस टिश्यू थे, ब्रेन बना। ठीक है, एक एक ऑर्गन बनना आपका स्टार्ट हो गया। किडनी टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। हर ऑर्गन किसी न किसी टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। अब जब बहुत सारे ऑर्गन एक जगह पर जमा हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। अब देखिए मैं आपको कहता हूँ ब्रेन एक ऑर्गन है, स्पाइनल कॉर्ड एक ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन्स हैं, नर्व्स आपके पास नर्वस सिस्टम में मौजूद है। ये सब कुछ मिलाकर आपके ज़हन में कौन सा सिस्टम आ रहा है? नर्वस सिस्टम। अगर मैं आपको कहता कि इसोफेगस है, लिवर है, पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, आपके ज़हन में कौन सा सिस्टम आ रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सिस्टम्स आपके ज़हन में फौरी तौर पर आना शुरू हो जाते हैं जब हमारे पास ऑर्गन्स जमा होते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं आपस में तो एक कंप्लीट हमारे पास ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यानी मैं आपसे कहता हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपके जहन में एक ह्यूमन बीइंग का कॉन्सेप्ट आता है। सिंगल ह्यूमन बीइंग को बेटा हम नाम देते हैं स्पीशी। यानी आप एक स्पीशी हैं, मैं एक स्पीशी हूँ। जितने भी जानदार हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो इंडिविजुअल क्या है? एक एक स्पीशीज हैं। और जब यही स्पीशीज आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है सर? पॉपुलेशन बनती है। हम अब मर्दमशुमारी की जाती है ना, लोग काउंट किए जाते हैं, पॉपुलेशन आबादी काउंट की जाती है। तो क्या गिना जाता है उसमें? हम उसमें किसी जानवर को तो नहीं गिनते, हम उसमें घर का सामान नहीं गिनते। हम कहते हैं घर में 6 अफराद रहते हैं तो इस घर की पॉपुलेशन कितनी है? 6। घर में 10 अफराद रहते हैं तो घर की पॉपुलेशन कितनी है? 10। इस सोसाइटी में 2000 लोग रहते हैं तो सोसाइटी की पॉपुलेशन कितनी है? 2000। तो जहाँ इंसान मौजूद है उसको हमने पॉपुलेशन कहा। population of several species living and interacting with same area to forms a community। अब बहुत सारी populations अगर आपस में एक जगह पर मौजूद हैं तो उसे हमने क्या नाम दे दिया सर? उसे हमने नाम दे दिया एक कम्युनिटी का। और जब बहुत सारी कम्युनिटीज आपस में मिली तो उसे हमने क्या नाम दिया? इकोसिस्टम का। और डिफरेंट इकोसिस्टम जब कंबाइन हुए तो हमने क्या नाम दिया? बायोस्फीयर का। तो देखा आपने, शुरू किया था हमने एटम से,
और ख़त्म किया हमने बायोस्फीयर पे। इसका मतलब ये है कि एक सबसे स्मॉलेस्ट था और फिर उसके बाद सबसे लार्जेस्ट है। बायोस्फीयर का मतलब है लाइफ, ज़िंदगी जहाँ-जहाँ मौजूद है। इस अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पर लाइफ मौजूद है। बायो मतलब लाइफ और स्फीयर का मतलब सर्कल या सर्कुलर फॉर्म में किसी चीज़ को कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये सवाल हमें क्लियर था। ये एक डिटेल्ड क्वेश्चन था, जिसके नोट्स अब आप यहाँ वीडियो को डिफरेंट एंगल्स पे पॉज़ करके अपने पास लिख रहे होंगे। और याद रहे, वो स्टूडेंट्स जिनकी अटेंडेंस कंप्लीट रहेगी, उन्हें चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट नोट्स व्हाट्सएप कर दिए जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है इस चैप्टर से। राइट एनी 3 कुरानिक वर्सेस। बेशुमार कुरानिक वर्सेस का जिक्र किया हुआ है, उनमें से आपको 3 कुरानिक वर्सेस लिखी होती हैं, तो यहाँ पर हमने कुरानिक वर्स नंबर 1, कुरानिक वर्स नंबर 2 एंड कुरानिक वर्स नंबर 3 लिख दी है। और साथ में हमने ये भी मेंशन कर दिया कि कौन सी सूरत से बिलोंग करता है। आप ये अगर याद हो जाता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको याद नहीं होता तो आप इसको मिस कर देते हैं। याद रहे, यहाँ पर हम गलती नहीं कर सकते, चूंकि कुरानिक वर्स के इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो हमें इसे वर्ड टू वर्ड याद करना होता है। आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको इस सवाल को अपनी कॉपी में लिखना है, बल्कि लिखने के साथ साथ आपको इसे याद भी कर लेना है, और याद करके टेस्ट के फॉर्मेट में आप मुझे भेज रहे होंगे। टेस्ट देने का तरीका हमारा बड़ा सिंपल होगा कि आप अपनी कॉपी के लास्ट में टेस्ट का पोर्शन बना दें, उसमें हेडिंग लगा लीजिएगा टेस्ट नंबर 1 कुरानिक वर्सेस। ये 3 कुरानिक वर्सेस याद करके आपको लिखनी है और आपको ये स्क्रीनशॉट करके मुझे भेजना है, फिर मैं आपको आपके मार्क्स व्हाट्सएप पर ही बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है, डिफाइन फाइलेटिक लीनिएज। तो फाइलेटिक लीनिएज क्या होता है? हमने अभी डिस्कस किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़े हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है कि सेल बना, टिश्यू बना, ऑर्गन बना, इस तरह हम तक पहुंचे। और एक और चीज अगर बेटा हम डिस्कस करें तो हमारे पास एक टर्म आती है एवोल्यूशन, जिसे हम आम उर्दू में कहते हैं इर्तिका या तब्दीली। ऐसा माना जाता है साइंस में कि ह्यूमंस में भी एवोल्यूशन हुआ है, और हर जानवर में हर वक्त में एवोल्यूशन हो रहा होता है। जैसे हम अगर मिसाल के तौर पर पढ़ते हैं तो कुछ थ्योरीज हमारे पास ऐसी हैं जो कहती हैं कि जो सांप हैं उनके पहले हाथ पांव हुआ करते थे। उनमें एवोल्यूशन ये आया कि उनकी रहने की जगह तब्दील हुई, हाथ पांव का इस्तेमाल कम हुआ, तो उनके हाथ पांव खत्म हो गए। अब जो सांप आते हैं उनमें हाथ पांव नहीं है। साइंस का ऐसा मानना है। तो हम ये बात जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन होता है और ऑर्गेनिज्म एवॉल्व होना स्टार्ट होता है। इट प्रोवाइड बेसिस फॉर एस्टैब्लिशिंग अ कॉमन ओरिजिन ऑफ स्पीशी और फाइलेटिक lineage। जब ओरिजिन ऑफ स्पीशी की हम बात करते हैं तो उसे हम नाम दे रहे हैं फाइलेटिक lineage का। इट इज बिलीव टू बी अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज प्रोग्रेसिंग फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट। एंसेस्टर हम उर्दू में कहते हैं आबाओ अजदाद को, विद ईच ग्रुप इवॉल्विंग फ्रॉम वन इमीडिएटली प्रेसिडिंग इट। जो हमारे पास ताल्लुक है पुराने ऑर्गेनिज्म से, उस ताल्लुक को बेटे हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर फाइलेटिक lineage का। और हम इस बात को साइंस के तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हर जानदार हमारे पास अपनी हालत को तब्दील करता हुआ आगे बढ़ रहा है। कुछ साइंस की थ्योरीज ये भी कहती हैं कि इंसान पहले बंदर था और फिर उसके बाद वो इंसान की शक्ल में आया, तो फाइलेटिक lineage वहां से मिलता है हमारा। नेक्स्ट बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ स्टडी। ये एक डिटेल्ड क्वेश्चन है हमारे पास। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे घर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को कौन रिजॉल्व करता है? हम कहते हैं सर घर का बड़ा रिजॉल्व करता है। तो साइंस में घर का बड़ा कौन होता है सर? साइंस में घर का बड़ा होता है साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट के पास जब भी कोई प्रॉब्लम जाती है तो वो उसे रिजॉल्व करता है। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वन बाय वन हम स्टेप्स को पढ़ते हैं। पहले ये वर्डिंग्स मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। द मेथड्स टू टैकल प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी वर्क ऑलमोस्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल्स एज इन एनी अदर फील्ड ऑफ साइंस। यानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, हर फील्ड में अप्लाई हो सकता है। बायोलॉजिस्ट वर्क आउट द टॉपिक्स एंड रिकॉग्नाइज देम एज अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। जो भी मसला उनके पास आता है वो इन स्टेप से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या लिखा है बेटा हमने? ऑब्जर्वेशन का मतलब है साइंटिस्ट मेक कीन ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्ट द फैक्ट ऑलरेडी रिपोर्टेड बाय अदर्स। मैं एक एग्जांपल के साथ भी आपको समझाऊंगा। ऑब्जर्वेशन में सिर्फ क्या करना है सर? ऑब्जर्वेशन में डेटा कलेक्ट करना है। जो चीजें नजर आ रही हैं उनको नोट करना है, और जो लोगों से गुजर चुका है उसको आपको एक जगह पर लिखना है। जब ये सारी चीजें हमारे पास एक जगह पर आ जाती हैं तो इसकी बुनियाद पर हम एक ऐसे ही तुक्का लगाते हैं, गैस लगाते हैं, लेकिन वो एजुकेटेड गैस कहलाता है, चूंकि जो भी बात हम करने जा रहे हैं उसमें कोई ना कोई हमने जो ऑब्जर्वेशन की थी उसका हिसाब किताब जरूर मौजूद होगा। और ऐसी स्टेटमेंट को बेटा हम नाम देते हैं हाइपोथेसिस का। On the basis of these facts, a scientist formulate a tentative statement that is called as hypothesis. This hypothesis is used to guide further observations. अब आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं मलेरिया की। जिस वक्त मलेरिया आया था तो बहुत सारे लोग मर रहे थे उससे, और समझ में नहीं आ रहा था कि ये बीमारी कैसे फैल रही है, नाम भी नहीं पता था।
बस इतना पता था कि बुखार होता है, लोगों को कपकपाहट होती है और उसके बाद वो मर जाते हैं। साइंटिस्ट की टीम आई तो क्या किया, सबसे पहले ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, जिन इलाकों में जिन पेशेंट्स को ये बीमारी हो रही थी वहाँ गंदगी मौजूद थी, तो बीमारी के लिए नाम क्या इस्तेमाल किया गया, मलेरिया। माल एरिया, माल कहते हैं बेड को, एरिया एयर को। तो कहा मलेरिया गंदी हवा की वजह से होने का खदशा था। फिर वहां पर मॉस्किटोज भी देखे, मच्छर भी देखे। तो हाइपोथेसिस क्या प्रेजेंट किया, मलेरिया कैन बी कॉज बाय अ मॉस्किटो। मलेरिया कैन बी, देखो कैन बी का मतलब क्या है, अभी हम यकीनी तौर पे नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं, टेंटेटिव है। अब जैसे ही हाइपोथेसिस आता है बेटा, हमारे पास दो तरह की रीजनिंग आती है। एक को हम नाम देते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, और एक को हम नाम देते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव और डिडक्टिव का मतलब होता है सवाल जवाब किए जाएंगे हमसे, क्वेश्चन आंसरिंग हो रही की जाएगी। एक आपकी बात को मान रहा होगा और एक आपकी बात को अपोज करेगा। मैं पहले ये वाली एग्जांपल आपको समझाता हूँ, फिर मलेरिया की एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा। दिस पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इंडक्टिव रीजनिंग। इन दिस अ साइंटिस्ट यूज आइसोलेटेड फैक्ट टू रीच द जनरल आइडिया दैट एक्सप्लेन्स अ फिनोमेना। साइंटिस्ट अपने जहन में कुछ बात जनरेट करता है ताकि वो उस जो बात वो की जा रही है उसको समझ सके। जैसे रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क being composed of units which he called cells. This led to further observations and experimentation on plant and animal material by Shildon and Chavan, who proposed the cell theory, stating that all forms of life are made up of cells. एक साइंटिस्ट ने एक बात बताई, उस पर फर्दर रिसर्च की गई, और फर्दर रिसर्च करने के बाद एक नई चीज हमारे सामने आई, यानी उस बात को अग्री करते हुए हम आगे बढ़े, तो ये क्या कहलाता है, इंडक्टिव रीजनिंग। अब अपोज करने वाली बात होती है हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग, जिसमें इफ और देन, अगर और मगर का इस्तेमाल किया जाता है। अब मिसाल मैं आपको देता हूं कि हमने हाइपोथेसिस में क्या कहा था, मलेरिया कैन बी कॉज बाय मॉस्किटो। तो अब यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग क्या बनती है, इफ मलेरिया इज कॉज बाय मॉस्किटो देन एवरी मॉस्किटो बाइट विल कॉज मलेरिया। यानी अगर मलेरिया मच्छर के काटने से होता है तो हर मच्छर के काटने से मलेरिया होना चाहिए। क्या हर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, नो सर, हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स किए गए, एक्सपेरिमेंट्स के बाद ऑब्जर्वेशंस ली गई, फिर हाइपोथेसिस दिया गया, तो आखिर में हमें पता लगा, कंक्लूजन फाइनल क्या आया हमारे पास स्टेटमेंट, कंक्लूजन में बताया गया कि सर मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम विच इज प्रेजेंट इन फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। हमने अब क्या बना दिया, कंक्लूजन आ गया ना हमारे पास, पता चल गया मलेरिया किससे हो रहा था, प्लाज्मोडियम से हो रहा था, और प्लाज्मोडियम किस में मौजूद था, सिर्फ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में मौजूद था। तो एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन के बाद हम फाइनल एक थ्योरी और साइंटिफिक लॉ प्रेजेंट कर देते हैं। तो आज मलेरिया हमारे लिए जानलेवा बीमारी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह डेंगू फीवर आया था, डेंगू फीवर पर भी ये प्रोसेस फॉलो किया गया। बिल्कुल इसी तरह स्वाइन फ्लू आया था, स्वाइन फ्लू पर ये फॉलो किया गया। कोरोना वायरस पर ये फॉलो किया जा रहा है। तो जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब इन्हीं स्टेप से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हमें एग्जाम में पूछा जा रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो टॉपिक्स पढ़े, अगर मैं आपके सामने उनकी वर्थ बताऊं कितने मार्क्स को पूछा जाता है, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये डिटेल्ड क्वेश्चन है। ये हमारे पास जोलॉजी का पार्ट बनता है। ये एक डिटेल क्वेश्चन है जोलॉजी का, 6 to 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है हमसे। इसके बाद बेटे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने पढ़ा क्रोनिक वर्सेस, ये जोलॉजी में भी आ सकता है, बॉटनी में भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है हमसे। फोनेटिक लीनिएज डेफिनेशन है, 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। तो अगर हम 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन लेते हैं तो 10 मार्क्स ये हुए। और फिर ये क्वेश्चन भी डिटेल्ड है, ये बॉटनी में पूछा जा सकता है, जोलॉजी में पूछा जा सकता है, ज्यादातर ये सवाल जोलॉजी में पूछा जा रहा होता है। तो 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आज हमने आज की क्लास में समझे। आपका होम टास्क ये कि वीडियो को पॉज करते करते इन नोट्स को अपने पास कंप्लीट करना, और एक आप लोगों को टेस्ट दिया है उस टेस्ट को फॉलो करना है। इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग, अल्लाह हाफिज।